किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम अनवर था। इसके बाप ने उसे बचपन ही से एक मदरसे में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो ज़हीन था, इसलिए उस्ताद जो भी सबक देते थे इसको दूसरे बच्चों की बनिस्बत जल्दी याद कर लिया करता था। इसके ये उस्ताद बहुत शफीक थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनको देखकर अनवर ने दिल में तहैया कर लिया था कि वो भी बड़ा होकर इन्हीं जैसा एक उस्ताद बनेगा और उन्हीं की तरह प्यार मोहब्बत और नरमी से बच्चों को तालीम दिया करेगा। यही वजह थी कि वो बहुत दिल लगाकर पढ़ता था ताकि एक रोज़ वो भी इस काबिल हो जाए कि दूसरों को तालीम दे सके। वो 15-16 साल का हुआ तो उसने मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। उसका बाप उसे खेतों पर अपने साथ काम के लिए नहीं ले जाता था। इसकी नज़रों में वो अभी तक बच्चा था और वो सोचता था कि ये अनवर के खेलने कूदने के दिन हैं। इसके बाप का ये भी ख्याल था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद घर की जिम्मेदारी को समझने लगेगा और बीवी बच्चों का खर्च उठाने के लिए कोई ना कोई काम शुरू कर देगा। 2-3 साल बाद उसके माँ बाप ने अनवर की शादी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से कर दी। उसकी बीवी का नाम सोना था और वो बहुत समझदार भी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीवी ने रिश्तेदारों की दी हुई खूब दावतें उड़ाईं। जब शादी को चंद हफ्ते गुजर गए तो सोना ने अनवर से कहा, अनवर, अब कल से तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए। ये अच्छा मालूम नहीं देता कि तुम्हारे अब्ता इतनी उम्र में काम करें और हम सब मिलकर खाएं। शादी से पहले की बात और थी, अब लोग सुनेंगे तो बातें बनाएंगे कि अनवर इतना बड़ा हो गया है मगर कमाता नहीं है। बूढ़े बाप को घर का बोझ उठाना पड़ता है। इसकी बात अनवर की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है प्यारी सोना, मैं कल से काम की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले ही से कोई काम करके अपने अब्ता का हाथ बटाना चाहिए था, मगर मैं काम किया करूंगा। खेतों पर काम करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक मदरसा हो और मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बातों की तालीम दूँ। तालीम हासिल करने ही से एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। सोना ने कहा, तुम फिक्र मत करो, शहर में मेरे मामू रहते हैं। वो बादशाह सलामत के महल में माली हैं। तुम उनसे मिलना हो सकता है, वो बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें किसी मदरसे में ही लगवा दें। अगले रोज़ सोना ने उसे सुबह सवेरे बिस्तर से उठाकर बिठा दिया और ख़ुद जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। फिर अनवर को साथ ले जाने के लिए खाना बना कर दिया। अनवर की माँ और इसके बाप को जब पता चला कि आज वो सोना के मामू के पास काम के सिलसिले में शहर जाएगा तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। सोना के पास कुछ रकम मौजूद थी जो उसे शादी के मौका पर मिली थी। वो उसने अनवर के हवाले की ताकि वक्त पड़ने पर वो उसे खर्च कर सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अभी वो जंगल से कुछ फासले पर था कि उसने एक झुंपड़ी देखी जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत और इसका शौहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी औरत कह रही थी कि आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। अनवर ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुआ। इसने अपना खाना निकालकर उनके सामने रखा और करीबी कुएं से सराही में ठंडा ठंडा पानी लाकर इन्हें दिया। दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए और उसे दुआएं देकर मज़े से खाने में मशगूल हो गए। चलते हुए अनवर ने सोना की दी हुई रकम में से आधे पैसे बूढ़े को दे दिए। बूढ़ा वो रकम देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, इस रकम से मैं एक कुल्हाड़ी खरीदूंगा और जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर बेचा करूंगा। इस तरह जो पैसे मिलेंगे वो मेरी बीवी और मेरे गुजारा के लिए काफ़ी होंगे। इसकी बात सुनकर अनवर मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा तो उसे भूख सताने लगी। खाना तो वो इस बूढ़ी औरत और उसके शौहर को दे चुका था, अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। इसने सोचा कि इतना बड़ा जंगल है, किसी दरख्त से फल तोड़कर खा लेगा। इसकी नज़र एक बड़े से दरख्त पर पड़ी जिस पर सेब की तरह के फल लगे हुए थे। इन्हें देखकर वो खुश हो गया। वो फल काफ़ी ऊंचाई पर थे और अनवर इन्हें ज़मीन पर खड़े खड़े नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने दरख्त पर चढ़ने का इरादा कर लिया। वो दरख्त पर चढ़ा तो उसे ऊपर की एक शाख पर चिड़िया से थोड़ा बड़ा कई रंगों वाला एक परिंदा दिखाई दिया। वो चारों तरफ से बेखबर एक फल पर चौंच मार मार कर उसे खा रहा था। अनवर को वो परिंदा बहुत अच्छा लगा। इसने सोचा कि इस खूबसूरत परिंदे को मैं घर ले जाकर सोना को दे दूंगा, वो उसे देखकर बहुत खुश होगी। ये सोचकर वो बगैर कोई आवाज़ निकाला इसके नज़दीक आया और फिर झपट कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस अचानक आफत से परिंदा घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से अपनी सुरीली आवाज़ में चलाने लगा। फिर इसने सहमी हुई नज़रों से अनवर को देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें तलस्मी झील का राज बताऊंगा। मुमकिन है वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। इसे इंसानों की तरह बातें करता देखकर अनवर हैरान रह गया। वो संभल कर एक मोटी सी शाख पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे तलस्मी झील का राज बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिंदा ने कहा, तुम इस जंगल में किसी भी जगह खड़े होकर पूरे 100 कदम गिनकर सामने की जानिब चलो।
100 कदम पूरे हो जाएं तो रुक जाओ और फिर पूरे 100 कदम गिनकर दोबारा पीछे की जानिब आओ। अगर कदमों की गिनती बिल्कुल ठीक हुई तो तुम्हारे सामने एक झील नमूदार हो जाएगी। यही तलस्मी झील है। अगर इस झील का पानी किसी ऐसे शख्स पर डाल दिया जाए जो जादू जानता हो तो इस अमल से वो अपना सारा जादू हमेशा के लिए भूल जाएगा और फिर कभी भी किसी पर जादू नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उसने जिस पर भी अपना जादू किया होगा उन लोगों पर से भी इसके जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। यह है तलस्मी झील का राज। अनवर को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने परिंदे को छोड़ दिया। इसके बाद इसने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर दरख्त से नीचे उतरकर वो एक जगह खड़ा हो गया। वहीं से वो 100 कदम आगे की तरफ गया। फिर जब 100 कदम पूरे हो गए तो वो गिन कर 100 कदम पीछे की जानिब आया। जब ये गिनती पूरी हो गई तो अचानक इसके सामने एक हल्के से धमाके के साथ एक झील नमूदार हो गई जिसमें सब्जी माइल पानी भरा हुआ था और इसमें जगह जगह कनवल के फूल नजर आ रहे थे। अनवर ने जल्दी से अपनी छागल में इस झील का पानी भरा और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो उसके कानों में फिर हल्के से धमाके की आवाज़। इसने घूमकर देखा तो वो तलस्मी झील नज़रों से गायब हो गई थी और अब वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ नजर आ रही थीं जिनमें खरगोश के चंद बच्चे छपे हुए थे और अपनी छोटी छोटी लाल लाल आंखों से अनवर को देख रहे थे। इसके बाद अनवर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाम होते होते वो शहर पहुंच गया। उसे सोना के मामू का घर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हुई। वो चूंकि बादशाह के महल में काम करता था इसलिए बहुत से लोग उसे जानते थे जिन्होंने अनवर को उसके घर पहुंचा दिया था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और इसकी खूब खातिर मदारत की। अनवर ने जब इसको बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर आया है तो उसने अनवर से कहा कि वो कोशिश करेगा कि उसकी नौकरी महल में ही लग जाए, मगर इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि बादशाह सलामत एक मसले की वजह से बहुत परेशान हैं। अनवर के पूछने पर उसने बताया 2-3 रोज पहले एक निहायत बदसूरत जादूगर बादशाह सलामत के पास आया था। इसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी की शादी इसके साथ कर दे। इसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार कर लें, मगर वो जादूगर बहुत मकार था। इससे पहले कि सिपाही उसे पकड़ते वो छलांग लगाकर छत से लटके फानूस पर चढ़ गया और जाने किया पड़कर शहजादी पर फूंका कि 17-18 साल की शहजादी का कद 2-3 साल के बच्चे जितना हो गया। जादूगर ये कहते हुए चला गया कि अगर बादशाह ने उसकी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं की तो शहजादी हमेशा इतने ही कद की रहेगी। इसने बादशाह सलामत को सोचने के लिए 3 रोज दिए हैं। कल इस मोहलत का आखिरी दिन है। कल वो जादूगर फिर आएगा, देखो क्या होता है। ये कहानी सुनकर अनवर सोच में पड़ गया। इसने सोना के मामू से कोई बात नहीं की। अगले रोज सोना का मामू इसको लेकर महल गया और खुद बागीचे में काम करने लगा। महल आते हुए अनवर छागल अपने साथ ही ले आया था जिसमें तलस्मी झील का पानी था। महल में मौजूद सारे लोग खामोश थे और सहमे सहमे अपने काम करते फिर रहे थे। वो सब अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। इन्हें ये फिक्र हो गई थी कि जाने आज वो जादूगर आकर क्या गल खिलाएगा। बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसे इस जालिम जादूगर का इंतजार था। बादशाह ने सोच लिया था कि वो उसे बहुत सी दौलत देकर इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा कि वो शहजादी पर से जादू का असर ख़त्म कर दे और इससे शादी का ख्याल भी छोड़ दे। अचानक महल में खलबली सी मच गई। चारों तरफ शोर मच गया। जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। ये आवाज़ें सुनकर अनवर भी दरबार की जानिब लपका। पहरेदार तो अपने होश व हवास में ही नहीं थे। सबकी नज़रें इस उड़ते हुए जादूगर पर लगी हुई थीं जो अब महल में दाखिल होकर भरे दरबार में दाखिल हो गया था। अनवर को दरबार के दरवाजे पर किसी ने भी नहीं रोका क्योंकि सबकी नज़रें जादूगर पर लगी हुई थीं। वो बड़ी आसानी से दरबार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया। वहाँ उसने एक अजीब व गरीब शक्ल वाले शख्स को देखा जिसकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बहुत बड़ी थी। इसकी नाक बहुत लंबी थी और आगे से मुड़ी हुई थी। वो बादशाह के सामने खड़ा था और इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अनवर समझ गया कि यही वो जालिम जादूगर है जिसकी वजह से बादशाह परेशान है। अनवर जादूगर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर जादूगर के चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार हो गए। लड़के तो कौन है? मेरे सामने यूं खड़े होने का तेरा मकसद क्या है? किया तो मुझे नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मेरा नाम अनवर है। तुम भी मुझे नहीं जानते हो वरना इस अंदाज में मुझसे बातें ना करते। तुम्हारी भलाई उसी में है कि शहजादी साहिबा पर से जादू का असर ख़त्म कर दूँ और अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस जगह का रुख ना करो। बादशाह और तमाम दरबारी भी हैरत से अनवर को देख रहे थे। शहजादी जो जादू की वजह से बिल्कुल ननथी मनी हो गई थी, इसको अनवर की बहादुरी बहुत अच्छी लगी और वो इस बात से इतनी खुश हुई कि ज़ोर ज़ोर से तालीम बजाने लगी।
जादूगर को ये देखकर मजीद गुस्सा आ गया। इसने शहजादी से कहा, बोनी शहजादी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस लड़के को इसकी गुस्ताखी का मजा चखा दूं। वो आंखें बंद करके मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। इतनी देर में अनवर ने अपनी छागल में से थोड़ा सा पानी निकालकर जादूगर के चेहरे पर फूंक दिया। इसके मुंह पर पानी पड़ा तो सबके कानों में बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की तेज आवाजें आने लगीं। इसके साथ ही जादूगर के मुंह से काले सियाह रंग का धुआं निकला और एक गोले की शक्ल में कुछ ऊपर जमा होने लगा। इस गोले में अजीब अजीब खौफनाक शक्लें नजर आ रही थीं। फिर इस धुएं के गोले में से निहायत खौफनाक चीखों की आवाज़ें आईं और कुछ देर बाद वो गोला बड़ी तेजी से एक खिड़की में से होता हुआ बाहर निकल गया। जादूगर सख्त घबरा गया था। वो फटी फटी आंखों से अनवर को देखने लगा। उसी वक्त फिजा में जलतरिंग से बजने लगे। सब लोगों ने चौंक कर देखा। दरबार की छत से छोटे छोटे सुनहरी और बेहद चमकदार सितारे गिरना शुरू हो गए। इन सितारों ने शहजादी के गर्द हिसार बनाया और उसके चारों तरफ घूमने लगे और फिर अगले ही लम्हे शहजादी का कद पहले ही जैसा हो गया। जादू का असर खत्म हो गया था। अनवर ने जादूगर से कहा, बदबख्त जादूगर, मैंने तुम पर तलसमी झील का पानी फेंक दिया है, अब तुम जिंदगी भर किसी पर जादू नहीं कर सकोगे। इसकी बात सुनकर जादूगर का मुंह खौफ से पीला पड़ गया। सारे दरबार में शोर मच गया। बादशाह खुद हैरत के मारे अपने तख्त से उठ खड़ा हो गया था। अनवर ने निहायत अदब से कहा, बादशाह सलामत, अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वो इस नामराद जादूगर को गिरफ्तार कर लें, अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह के हुक्म पर जादूगर को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे लोहे की बेड़ियों पहनाकर जेल में डालने के लिए अपने साथ ले गए। शहजादी ने जब देखा कि इस पर से जादू का असर ख़त्म हो गया है और इसका कद फिर पहले जैसा ही हो गया तो वो खुश होकर मलका के गले से लग गई। सारा दरबार मुबारक, सलामत और मरहब्बा के नारों से गूंजने लगा। बादशाह ने आगे बढ़कर अनवर को अपने गले से लगा लिया। मलका ने अनवर से कहा, तुम्हारी वजह से हमें यह खुशी देखने को मिली है, हमारी शहजादी फिर पहले जैसी हो गई है। नौजवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर ने मलका की बात सुनकर सर झुकाकर उसे तज़ीम दी। बादशाह के पूछने पर अनवर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बादशाह इसका बहुत एहसानमंद था। इसने कहा, नौजवान, तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है, हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अनवर ने दोनों हाथ बांधकर कहा, जहांपनाह, आप हमारे बादशाह सलामत हैं, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि वक्त पड़ने पर हम आपके काम आएं और आपकी मदद करें। इसकी बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो। अनवर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो अपनी बीवी सोना के कहने पर गांव से चलकर शहर नौकरी करने आया हूँ। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं समझूंगा कि यही मेरा इनाम है। मेरी नौकरी लग जाएगी तो सोना बहुत खुश होगी। वो चाहती है कि मैं कुछ कमाऊँ ताकि मेरा बूढ़ा बाप आराम से घर में बैठे। इसकी मासूमाना बातें सुनकर बादशाह बहुत हंसा। मलका और शहजादी भी मुस्कुराने लगी थीं। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर है, मगर अब हम तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। कहो, तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे। हम तो चाहते हैं तुम हमारे वजीर खास बन जाओ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, अगर मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अनवर ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा और एक एक बच्ची तालीम हासिल करे और एक मुफीद शहरी बने, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। बादशाह इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुम्हारी बात से हम बहुत खुश हुए हैं। तुम अगर चाहते तो हमसे भारी इनाम व इकराम लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते थे, मगर तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। इसके अलावा तुम नेक दिल और समझदार भी हो। यही तो वो बातें हैं जो तालीम देने वालों में होती हैं। हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम हमारी सल्तनत के बच्चों को तालीम दो। इस सिलसिले में हम तुम्हें तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। चूंकि बादशाह सलामत का हुक्म था, इसलिए चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ा मदरसा बनकर तैयार हो गया। इस मदरसे का सारा इंतज़ाम अनवर के हाथों में था। इसने मदरसे में बहुत सारे दूसरे आतालिक भी मुकर्रर कर दिए थे और थोड़े ही अरसे में दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, जिन्हें अनवर और दूसरे उस्ताद निहायत प्यार मोहब्बत से तालीम देते थे। वो ना तो बच्चों को मारते पीटते थे और ना ही उनसे सख्त लहजे में बात करते थे। सारे बच्चे इस अच्छे माहौल की वजह से खूब दिल लगाकर और शौक से पढ़ते थे। बादशाह ने यहाँ पर तालीम देने वालों की माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी थी, जो सरकारी खजाने से दी जाती थी। बादशाह ने अपनी तरफ से अनवर को रहने के लिए एक बड़ा से घर भी दे दिया था और एक शाही बगी भी दी थी, जिसमें 4 घोड़े जते थे। इसके अलावा उसने 5000 अशरफियाँ भी उसे दी थीं और कहा था कि ये इसका इनाम है।
सोना का मामू भी बहुत खुश था। अनवर की वजह से बादशाह सलामत की नज़रों में उसकी भी बहुत इज्जत बढ़ गई थी। जब अनवर इन तमाम कामों से फारिग हो गया तो एक रोज़ वो अपनी बगी में बैठकर अपने घर आया। वो शहर से अपने साथ बहुत से कपड़े और दूसरे तोहफे तोहफ़ भी लाया था जो इसने गांव के तमाम लोगों में तकसीम किए। इसके अलावा उसने उन लोगों को नकद रकम भी दी। उसके माँ बाप और उसकी बीवी सोना सब बेहद खुश थे। अगले रोज़ अनवर अपने घर वालों को अपने साथ शहर ले आया और फिर सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।